हर्षा ग्रुप, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में और 35 साल से ज़्यादा लंबा बिजनेस हिस्ट्री है इस ग्रुप का, इंजीनियरिंग बिजनेस का। और 2010 में कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बन गई। इंजीनियरिंग और सोलार ईपीसी का कारोबार ये कंपनी करती है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में आय यानी कि रेवेन्यू के लिहाज से अगर आप देखें तो प्रिसीजन बेरिंग केज बनाने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है और ऑर्गेनाइज मार्केट में 50 से 60% का मार्केट शेयर ये लेकर चलते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। उससे पहले एक बार पहले मैं आपको इशू की जानकारी दे दूं और फिर हम उनसे मुलाकात करेंगे। पहले प्राइस बैंड 314 से 330 रुपये है। इशू कल खुलेगा, 16 तारीख को बंद होगा। मिनिमम लॉट साइज जो है वो 45 शेयरों की, और अगर आप सिंगल लॉट अप्लाई करते हैं तो 14,850 रुपये आपको देने होंगे। और जो इशू की साइज़ है कुल मिलाकर है 455 करोड़, जिसमें 300 करोड़ के तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर बेच रहे हैं और फ्रेश इशू जो है वो 455 करोड़ का है। तो कुल मिलाकर 755 करोड़ का एक तरह से आप ये समझ लीजिए साइज़ है आपके लिए, और 3,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। पहले तो मैं आपका परिचय करवाऊं राजेंद्र शाह साहब से, जो कि चेयरमैन हैं कंपनी के। अब आप जो सर ने जिसने सबने पहले जिसने हाथ जोड़े वो राजेंद्र शाह साहब है, नहीं तो इनको और नाम भी लिखा हुआ है नीचे ताकि ध्यान रहे आपको। कंपनी के प्रोमोटर्स में से आप एक हैं और आपने मोरबी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। बेरिंग केज और इससे प्रिसीजन इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कारोबार का 35 साल का ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव शाह साहब का है और कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैटर्स आप ही देखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वो हैं विशाल रंगवाला साहब, जो कंपनी के सीईओ हैं। आपने पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने भी बैचलर्स डिग्री ली है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में आपने मास्टर ऑफ साइंस किया है। आपका भी 13 साल से ज़्यादा का अनुभव इसी इंडस्ट्री का है और कंपनी के स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, मार्केटिंग और बाकी सारे फंक्शन की जिम्मेदारी विशाल रंगवाला साहब के पास है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शाह साहब, चूंकि आप प्रमोटर हैं, पहले मैं आपसे मुलाकात करता हूं, आपसे सवाल पूछता हूं। मैंने जो पढ़ा है कि आप बेरिंग केज बनाने का काम करते हैं, जरा हमें समझाइए एग्जैक्टली आपका बिजनेस क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, कहाँ काम आता है, जरा इसके बारे में जानकारी दे तो हमें समझ में आए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसे है। देखो, बेरिंग है जी। जहाँ भी फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए बेरिंग यूज होती है। ओके। और बेरिंग में 4 कंपोनेंट रहते हैं। एक इनर रिंग रहती है, एक आउटर रिंग रहती है, एक रोलर और बॉल्स रहते हैं, और दूसरा एक रहता है केज, जो उसको बॉल और रोलर को सेपरेट करता है। उसका 2 बेसिक काम है कि बॉल और रोलर को सेपरेट करना और जो बेरिंग है उसका डायनेमिक बैलेंसिंग में मदद करना। अभी बेरिंग की ऐसे पूरी पूरी बेरिंग में कॉस्ट में देखा जाए तो केज इज हार्डली कॉस्टिंग 5% ऑफ द बेरिंग कॉस्ट। लेकिन बेरिंग में सबसे वीक पार्ट ये है, तो इसकी क्वालिटी की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए दूसरा, उसका सब डायमेंशन बहुत प्रिसाइजली मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो बेरिंग केज है वो प्रिसीजन वर्क है, और ये हमने काफी सालों का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम अभी 20 मिलीमीटर डायामीटर से केज लेके 2000 तक का डायामीटर का केज हम बना रहे हैं। हम 3 मटेरियल में केज बना रहे हैं। ओके। ब्रास में बना रहे हैं, स्टील में बना रहे हैं, ओके। और पॉलीअमाइड में भी बना रहे हैं। अच्छा शाह साहब, तो एक चीज़ बताइए, हम तो आज बेरिंग को बेरिंग ही समझते थे, आपने बताया 4 पार्ट में है। हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि इसमें इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो ये आप बेचते किसको हैं? क्या ऑटो कंपनियां, एक तो हमको ये पता उनके लिए बेरिंग्स लगते हैं, दूसरे जो भी प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं, इंडस्ट्रियल वगैरह यूज जो होता है, कहाँ आपकी सप्लाई कहाँ होती है सर? नहीं, हम जो सप्लाई करते हैं वो बेरिंग कंपनी को ही करते हैं। अच्छा। वी आर द इंस्टॉलर टू द बेरिंग कंपनी। अच्छा, जैसे ये एनआरबी हुआ, रोलेक्स हुआ, एनआरबी है, एसकेएफ है, हाँ टेफ्लर है, टिमकेन है, एनएसके हाँ, है, अब समझ में आ गया। एनकेन है। तो जो मैं समझा हूँ, ये सारी बेरिंग कंपनियां जो बेरिंग बनाती उसके ऊपर जो केज लगता है वो आप बना के देते हैं। आप नहीं बना के देंगे तो इनका बेरिंग कंप्लीट नहीं होगा। परफेक्ट, ठीक है सर, बिजनेस तो समझ में आ गया आपका, एकदम परफेक्ट है। अच्छा ये बताइए सर, तो फिर आपकी तरह की कोई कंपनी और भी लिस्टेड है या आप पहली कंपनी होंगी जो लिस्ट होंगी? नहीं, लिस्टेड में हम फर्स्ट है। इवन फर्स्ट। ग्लोबली भी कंपनी है, उसमें भी अभी तक हमने देखा नहीं कोई लिस्टेड हुआ है, वहाँ हम फर्स्ट है। अच्छा, विशाल रंगवाला साहब भी हैं हमारे साथ, सीईओ। वैसे तो ये सवाल प्रमोटर के लिए भी हो सकता था, लेकिन आपसे मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की जिम्मेदारी आपके पास है। तो सर, आपने केज बनाते बनाते ये नहीं सोचा हम बेरिंग भी पूरा ही बना लें?
नहीं सर, हाँ, ऐसा है, अपॉर्चुनिटी हमको ऐसा लग रहा है कि केज में बहुत अपॉर्चुनिटी है। ओके। और बेरिंग कंपनीज आर अवर कस्टमर, सो हम कस्टमर के उधर का कस्टमर का काम नहीं करना चाहते। हम्म। हमको लग रहा है कि इसमें ही बहुत अपॉर्चुनिटी है, ये प्रिसीजन कंपोनेंट है। हम्म। और ये केज बनाने में जो तकनीकी नो हाउ लगता है सर, जी जी। वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर करें आप बेरिंग बनाने में। हाँ हाँ। तो बेरिंग, ये वही इसी रीजन से बेरिंग कंपनियां पहले खुद बनाती थी बेरिंग केज। ओके। अभी वो आउटसोर्स कर रही है हर्षा जैसी अच्छा। कंपनी से। और हम्म। हर्षा ने बहुत बड़ा काम किया है इंडिया में, ये बेरिंग केज को आउटसोर्स करने का, हम्म। फ्रॉम बेरिंग कंपनीज। परफेक्ट है। और वैसे भी आपका तो ऑर्गेनाइज मार्केट में अगर 50-60% मार्केट शेयर है, आप लीडर हैं इतने, तो फिर आपको जरूरत भी नहीं है फालतू के कंपटीशन में घुसने की। तो बिल्कुल फोकस आपका क्लियर है। अच्छा, अब विशाल जी, एक सवाल इस चीज़ से जो मैं आपकी कंपनी की सेल्स के बारे में पढ़ रहा था, 38% आता है रेवेन्यू आपका यूरोप से, जी 13% सर, चाइना से और 6% अमेरिका से, जो डेटा मेरे पास है। अगर गलत हो तो आप सही कर दीजिएगा सर। तो मतलब 50% से अप्रोक्सीमेटली। 55-60% आपका बाहर से आता है। और करेक्ट। यही सारी समस्याएं अभी, थोड़ा अमेरिका छोड़ दे, लेकिन चाइना, यूरोप बड़े प्रॉब्लम में चल रहे हैं, राइट। स्लो डाउन के भी खतरे हैं, चाइना में भी दिख रहे हैं, यूरोप में भी बड़ी दिक्कत है। तो क्या कोई चिंता हो सकती है डिमांड को लेकर, या क्योंकि नई फैक्ट्रियां तो चलाने की उनके पास कैपेसिटी नहीं है, पावर है नहीं, तो क्या कुछ डिमांड पे असर आ सकता है इसकी वजह से? तो सर, मैं मुझे मालूम नहीं शॉर्ट टर्म में क्या होगा, क्योंकि वो पावर का जो क्राइसिस चल रहा है। जी। बट ओवरऑल हमें अच्छा कॉन्फिडेंस है इस मार्केट पे। एक तो हमको फायदा होगा अगर यूरोप में कम प्रोडक्शन होगा, तो आई थिंक इंडिया स्ट्रांग बनेगा। हमारा बड़ा बेस है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, तो हम इधर से एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा है कि यूरोप में हमारा अच्छा शेयर है विंड विंड मिल एप्लीकेशन के बेरिंग्स में। तो जो विंड मिल्स होते हैं उसके बेरिंग का ग्रोथ, हमको लग रहा है कि ये जो एनर्जी क्राइसिस आ रहा है तो उसकी वजह से उसका भी ग्रोथ होने वाला है। तो उसका भी हमको सपोर्ट और फायदा मिलेगा। तो ये सब सोचते कुछ हो सकता है शॉर्ट टर्म में, बट हमको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा डिमांड रहेगा हमारा, अच्छा सिचुएशन रहेगा। जी। शाह साहब, आपका 13% जो है रेवेन्यू चाइना से आता है। चाइना का मैं आपके आरएचपी में जो पढ़ रहा था कि वहाँ पे आपका प्लांट भी है, कुछ कुछ इश्यूज पास्ट में हुए हैं, कि कई एनवायरनमेंट इश्यू को लेकर भी आपको नोटिस आया है, या फिर वो एयर क्वालिटी को लेकर थोड़ा जो पोल्यूशन को लेकर भी है, कुछ कोई नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट को भी है। तो क्या ये चाइना के इश्यूज नॉर्मल हैं? थोड़ी चिंता की बात है। आगे चाइना के बिजनेस को लेकर आपका क्या व्यू, मतलब वहाँ बढ़ाएंगे, घटाएंगे चाइना पर डिपेंडेंस, और ये सारे इशू आते हैं, तो थोड़ा इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं इसके बारे में। श्योर। सो सर, ये चाइना में हमारा बहुत छोटा प्लांट है। जी। हमारा जो आपने बताया चाइना में 13% है, उसमें से कुछ ही पोर्शन हम चाइना में बनाते हैं और चाइना में सप्लाई करते हैं। दूसरा पोर्शन इंडिया में बनाते हैं और चाइना को सप्लाई करते हैं। सो ये मार्केट बड़ा मार्केट है, अच्छा मार्केट है हमारे लिए। और जो आप जो सिचुएशन बता रहे हैं पोल्यूशन वाला, इसमें बेसिकली हम ये जब कास्टिंग करते हैं तो उसका स्लैग रीप्रोसेस करते हैं। तो उसका स्लैग रीप्रोसेसिंग को लेके कुछ कंसर्न आया था। उसका हमने कुछ इम्पैक्ट लिया, हमने प्रॉपरली सब कुछ इक्विपमेंट अभी अपग्रेड कर दिया है। एंड हमको नहीं लग रहा है कि ये फिर से प्रॉब्लम आएगा। एज सच ग्रोथ के बारे में मैं नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मार्केट चाइना बहुत बड़ा है। तो अगर हमको हमको बोलना, हम बोल रहे हैं कि वी आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड बेरिंग केज में, तो अगर चाइना मार्केट में नहीं रहेंगे, उसको सर्व नहीं करेंगे, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन रहेगा। ट्रक की फोटो आ रही सो है हम ना? इसको इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे चाइना मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक बात है। जरा प्रोडक्ट्स की फोटो दिखाइए, दूर से ऐसे देखें जैसे मतलब ना ज्वेलरी टाइप बैंगल्स जैसे दिख रहे हैं, एकदम चमकते हुए। बेरिंग्स भी इतने खूबसूरत होते हैं, मुझे पता ही नहीं था। देखिए एकदम दूर से ऐसा लग रहा है कि बैंगल्स हैं। अच्छा शाह साहब जी। बहुत इंटरेस्टिंग बात करूं। जी जी सर, जी अरे सर। हमारे काफी लोग थे, वो बोलते थे कि आप क्या बंगलियां बनाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली फील वही आ रहा है वो देख करके, मतलब चूड़ियाँ बंगड़ी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल वैसा दिख रहा है।
अच्छा शाह साहब, आपसे सवाल पूछना है मुझे, चूंकि ये थोड़ा एक्सपांशन प्लान और कैपेक्स को लेकर है। 78 करोड़ का कैपेक्स आप कर रहे हैं, राइट? तो सर वैसे आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो मेरे पास डेटा है उसके मुताबिक अभी तक 62% ही है। तो अभी तक 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो है नहीं, फिर कैपेक्स क्यों? देखो, ये हमारी इंडस्ट्री में 100% तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। तो वी आर मेकिंग 7,500 टाइप्स ऑफ केजीज। हम्म। तो 100% तो पॉसिबल है, मैक्सिमम वी कैन गो अप टू 80%। और दूसरा क्या होता है कि अनबैलेंसिंग इन लाइन भी कुछ ना कुछ होता है। डिमांड का अनबैलेंसिंग होता है। जहाँ डिमांड का अनबैलेंसिंग होता है वहाँ हम इन्वेस्ट करके उसको डिमांड सही करते हैं। इसलिए अभी हमने एक नया बिजनेस चालू किया है, ब्राउन बुश का। तो ये नया बिजनेस, उसमें भी काफी एक्सपांशन करें तो काफी अमाउंट हम उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, अब काफी ऑटोमेशन भी कर रहे हैं, तो काफी ऑटोमेशन में भी करेंगे। तो अनबैलेंसिंग और कैपेसिटी जो होती है डिमांड और उसके बीच में, उसके हिसाब से हम कैपेसिटी के लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा और शाह अभी साहब तो जी। हम इन्वेस्ट करें क्यों, हमारी इन्वेस्टमेंट साइकिल 1 से 2 साल आगे रखनी पड़ती है। तो अभी हम जो इन्वेस्टमेंट करें नेक्स्ट 2 साल को देख के अभी से इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। तो क्या है कि 2 साल के बाद हमारी को कैपेसिटी सही पे आ जाए। दो चीज़ें आपने इंटरेस्टिंग कही। पहली चीज़ तो 100% कैपेसिटी पे कभी इंडस्ट्री काम कर नहीं सकती है। दूसरा, 2 साल आगे की जो डिमांड है उसको देखते हुए आप अभी से कर रहे हैं। परफेक्ट है सर। एक और चीज़ जो शाह साहब आप ही से जानना है, क्योंकि प्रमोटर्स भी हिस्सा थोड़ा बेच रहे हैं, ऑफर फॉर सेल आपका 300 करोड़ का है, राइट सर? तो कंपनी इतनी मजबूत है, आपको भरोसा भी है बिजनेस को लेकर आगे, तो फिर क्या वजह है कि प्रमोटर्स अपनी स्टेक थोड़ी बेच रहे हैं सर? ऐसे तो क्या है कि अभी हमने काफी दूसरे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जी। सोशल काम भी करना है, अभी तक तो अपने लिए ही काम किया है। जी। अभी कुछ और भी काम करने का है। जी। तो वी यूज दैट मनी इन अ बेटर वे। जी। और इसके लिए ही कर रहे हैं, दूसरा कोई रीजन नहीं है। बढ़िया है सर। आप जो सोशल कोज और जो भी आपके प्लान्स हैं, बढ़िया नोबल कोज आप सोच कर चल रहे हैं। अब थोड़े सवाल मैं विशाल साहब से पूछना चाहता हूं, चूंकि वो सीईओ हैं, तो थोड़े एक दो सवाल उनसे मुझे पूछने हैं जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है। पहली चीज़ ये सर कि मार्जिन्स आपके ऊपर नीचे थोड़े हो रहे हैं ऑपरेटिंग लेवल पर। 2020 में 10.5% थे, फिर 14 हुए, अब 13.5% है। तो क्या रीजनेबल मार्जिन्स एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि हाँ ये मेंटेन रहेंगे? सर इसमें एक चीज ये है कि हम हमारा जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो जब चेंज होता है, तो एक्चुअली प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है और कम होता है। तो एक इम्पैक्ट परसेंटेज में ये आता है कि अभी जैसे आपने देखें कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया है, बढ़ गया था वर्सेस 2020। तो परसेंटेज मार्जिन है ना, सब कम दिखता है कभी कभी। तो ये एक फैक्टर है। गोइंग फॉरवर्ड हमको कॉन्फिडेंस है कि इसको सर इम्प्रूव करेंगे, इबिटा मार्जिन को ओवरऑल। एक तो हमारा इंडिया में इबिटा मार्जिन बहुत अच्छा है, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि इंडिया को ग्रो करेंगे तो ओवरऑल मार्जिन इम्प्रूव होगा। एंड बाकी सब हम प्रोडक्ट एक्सपेंशन पे वर्क कर रहे हैं, बड़े साइज के केज पे वर्क कर रहे हैं, बुशिंग के ग्रोथ पे वर्क कर रहे हैं। तो हमें इन जनरल लग रहा है कि प्रोडक्ट मार्जिन एक्सपांड होगा। अच्छा सर, एक और जो बात दिख रही, मार्च 2022 में आपका मुनाफा तेजी से बढ़ा है ना? 45 करोड़ से लगभग दुगुना, 90-92 करोड़, लेकिन उसमें अदर इनकम भी 17 करोड़ की दिख रही है। तो विशाल जी जरा ये बताएं सर कि ये अदर इनकम क्या है, और जो आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स है वो कितने ठीक मेंटेन करके चलेंगे, वो उसके बारे में अंदाजा दीजिए। तो सर एक तो अदर इनकम रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड है। ये वैसे हमारा क्या है, रिकरिंग इनकम है अदर इनकम। क्योंकि इसका जो हम फॉरवर्ड हेजिंग करते हैं, जब जो एक्सपोर्ट करते हैं उसका फॉरवर्ड हेजिंग करते हैं, तो उसके रिलेटेड है। ये कुछ वन टाइम सिचुएशन जैसा नहीं है। और वन ऑफ हमारा एक रीजन ये है ग्रोथ हुआ है क्योंकि हमने बढ़िया काम किया 2020 में, 21 में, कोविड के टाइम पे भी बहुत प्रोडक्ट ऐड किया। तो
फाइनली ये सब जाके रियलाइज हुआ 22 में, बिकॉज 21 में लॉट ऑफ हमारे कस्टमर के प्लांट बंद थे कोविड की वजह से। सो वो सब को लेते हुए 22 में बड़ा ग्रोथ दिख रहा है, एंड हमको कॉन्फिडेंस है सर कि ये कंटिन्यू रहेगा, मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, एंड इवन अदर इनकम, प्राइमरी इनकम में ही जी एक्चुअली जी गिनना चाहिए। विशाल जी, तो फिर आपके तो अदर इनकम अगले साल और आ जाने वाली है। ये आप जो 455 करोड़ का इशू लेके आ रहे हैं, 270 करोड़ का आप पुराना डेट अपना रीपे कर देंगे। कितना ब्याज बचेगा सर इसमें? करीब 14-15 करोड़। कम से कम नहीं तो हाँ, करेक्ट करेक्ट, 10 से 12 करोड़ के आसपास बचेगा, सॉरी तो उतना और आपका प्रॉफिट उससे ऐड हो जाने वाला है। परफेक्ट है ऐसा लग रहा है, जी। करेक्ट। अच्छा शाह साहब, सर अगला सवाल आपसे है मेरा। आपने 170 करोड़ रुपए, नहीं 100 करोड़ के आसपास का आपका जो इशू में से पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से रखा है। वो कोई खास आपने प्लान किया कि वो उसका खर्चा कहाँ करने वाले, क्या ऑफिस ऑफिस खरीदने का इरादा है? नहीं तो जनरली आजकल क्या करते हैं कि, आजकल तो नहीं, पहले बहुत करते थे, प्रमोटर इशू लाते थे, पहले ऑफिस की बिल्डिंग बना लो, गाड़ियाँ वाड़ियाँ खरीद लो, आ गए पैसे। तो आपका क्या इरादा है? 100 करोड़ का क्या करेंगे सर? साहब ये काफी साल से हम काम कर रहे थे, सब जी कुछ हो गया है, जी ऑफिस भी बन गया है, घर भी बन गया है, गाड़ी भी आ गई, तो उसका भी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और वैसे भी आप कह भी रहे कि अब जो प्रमोटर भी स्टेक बेच रहे हैं, आप कुछ अच्छे चैरिटी पर्पज से अरे लगा रहे हैं। अभी जी सर। अभी हम जी नई साइट भी डेवलप करने का सोच रहे हैं, जी जी। और उसके लिए भी सोचते हैं, क्योंकि और एक्सपांशन करना पड़ेगा, जी तो उसके लिए सब खर्चा रखा है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ बढ़ा के विल प्रोसीड फर्दर। जी। शाह साहब, आखिरी सवाल। बहुत देर से सोचा था, पढ़ा भी मैंने काफ़ी कुछ, आपका DRHP में रिपोर्ट्स भी सब देख ली, मेरे को पता नहीं चला ये नाम हर्षा कहाँ से आया। तो ये हर्षा इंजीनियरिंग रखने के पीछे वजह, हर्षा कौन है, मतलब कोई फैमिली में कहाँ से, मतलब क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी हर्षा में पहला HA आता है। जी। हम दो पार्टनर हैं, हाँ हाँ। कॉलेज टाइम से हम साथ में पढ़ते थे, 1965 से हम साथ में हैं। अच्छा। पहला हरीश है, HAR, हरीश का हाँ हाँ। HAR, ओके। और मेरा नाम आरसा, हाँ। हर्षा। ओहो, क्या बात है। और हमारी जो सबसे अच्छी चीज है सब ये है जी। कि 1965 से हम दोनों फ्रेंड्स साथ में हैं, वाह। और अभी हमारी सेकंड जनरेशन भी साथ में रह रही है, और सेकंड जनरेशन अभी उसको आगे ले गई। क्या बात है। वाह। आज मतलब हस्बैंड वाइफ के नाम पे बच्चों के नाम मिलाकर रखते हुए तो सुना था, लेकिन दो पार्टनर के नाम पे कमाल है सर। नोबल थॉट सर, 1969 तब से पार्टनरशिप चल रही है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। इस चीज़ को दिखाती है कि आप अपने पार्टनर्स, स्टाफ और अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह की रिलेशनशिप। मज़ा आ गया सर। शाह साहब, आपसे मुलाकात करके, विशाल रंगवाला साहब, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आपके IPO को शुभकामनाएं भी देते हैं कि अच्छा रेस्पॉन्स मिले, आपकी कंपनी और अच्छी ग्रोथ करे, और इन्वेस्टर्स के लिए आप और अच्छी वेल्थ बनाने का काम करें। धन्यवाद सर, जी बिजनेस को समय देने के लिए।